चैनल स्पेशल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से, जो कि आज प्रयागराज पहुंचे हैं। और राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। बता दें कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आज प्रयागराज में आयोजित है और इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे प्रयागराज, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के विस्तार पूर्वक बातचीत की। देश भर में जेनजी का मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस बीच राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे हैं, चूंकि कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा को फतह करने की तैयारी और छात्रों को एकजुट करने की तैयारी जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से नजर आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल छात्रों की गूंज में राहुल गांधी देश के युवाओं और छात्रों के साथ जुड़ेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश को लेकर के जो है वो अपनी तैयारियों को भी मजबूत करेंगे। और यह उसी की एक शुरुआत है, यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में फतह को लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है और इसी को लेकर के आज वह प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से आज छात्रों से रूबरू होंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महिला आरक्षण बिल और परिसीमन, जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में हो रही है। और परिसीमन को लेकर के संसद के मानसून सत्र में इस बिल को लेकर के लगातार हंगामा भी मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस सांसद ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल बात ठीक कही है। डिलिमिटेशन बिल और विमेन रिजर्वेशन दो अलग अलग विषय हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। पहले दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि 543 में एक तिहाई लोगों को जो है एक तिहाई आरक्षण उसमें देना चाहिए, लेकिन एक तिहाई आरक्षण 543 में नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं आप पूरे देश में खेल करना चाहते हो। इस खेल को विपक्ष समझ गया है, इसी के लिए विपक्ष विरोध कर रहा है। राहुल गांधी जी की बात अगर ये नेता सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन ले, तो आधी समस्या दूर हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज महाराष्ट्र पहुंचे। और महाराष्ट्र पहुंचने पर अमित शाह ने बीएसई में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के नेताओं को संबोधित किया है। आप सभी को लगेगा कि भाई ठीक है, अमरेला ऑर्गेनाइजेशन से हमें टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हम पर कॉम्प्लाइंसेस डाले हैं उनको मैच करने में गाइडेंस मिल जाएगा। बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी गाइडेंस मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र के नए जो सुधार बैंकिंग क्षेत्र में आते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। म्यूल हंटर जैसे कई सारे जरूरी सॉफ्टवेयर भी वहीं से मिल जाएंगे। हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम कर पाएंगे, जिसकी बहुत जरूरत है। इस क्षेत्र को पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास अर्जित करने की, जनता का भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी, उसका एक रास्ता हमें ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बताएगा। और हम शायद स्पर्धा में सबके साथ एट पार खड़े हो जाएंगे। इसमें इतना बड़ा क्या है, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का हमारा जो आंदोलन है, इसको एक बहुत बड़ा नवजीवन मिलने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा उससे हमारी बैंकिंग सेवाएं आधुनिक बनेगी, पारदर्शी बनेगी, विश्वसनीय बनेगी। और इसके आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कंसेप्ट को
हम डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत एक प्रकार से आज हो रही है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां तेंदुए के हमले से एक महिला की मौत की जानकारी सामने आई है। यानी कि 3 अगस्त को लालपुर पीपलासना में एक महिला को तेंदुए द्वारा शिकार बनाए जाने की घटना के बाद वन विभाग की एक टीम द्वारा क्षेत्र में तेंदुए की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान थर्मल कैमरे, पिंजरे, ट्रैप कैमरों आदि का प्रयोग भी किया जा रहा है, ताकि तेंदुए को जो है वन विभाग जो है वो अपनी गिरफ्त में ले सके। तेंदुए का प्रकोप क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रहा था और इसी बीच 3 अगस्त को तेंदुए ने एक महिला को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद से क्षेत्र में डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी, ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो घटना है 3 तारीख की है। उसके बाद यहाँ पर जो घटना हुई उसके बाद से उसको ट्रैक करके कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3 ट्रैप केजेस लगाए हुए हैं। उसके साथ ही हमने इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी कल ओपन बेट लगाते हुए वहाँ पे टीम बैठी रही, इंतजार करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उसके लिए है कि और थर्मल ड्रोन है जिससे लोकेशन ट्रेस की जा रही है, लेकिन वो दिन के समय वो कहीं पे भी लोकेशन नहीं दिखती है। एक बार दिखी थी, लेकिन वो नदी के किनारे है, तो अभी आसपास में हम ट्रेस कर रहे हैं। और जैसे ही है कि आज फिर से लोकेशन पिंजरों की बदल के किया गया है, हो सकता है कि जो है प्रयास है कि उसमें आ जाए। और इसके साथ ही हमारे पास जो एक हमारी SOS आगरा जो है, वाइल्ड लाइफ SOS आगरा से भी एक टीम आई हुई है। और साथ ही हमारे रामपुर, संभल, बिजनौर और इन डिवीजनों से भी जो है स्टाफ और संसाधनों की मदद मांगी हुई है। तो सब उपलब्ध है और उसके लिए हमें थोड़ा संयम रहते हुए बरत रहे हैं और बहुत जल्दी ही सफलता मिलने की आशा है। सर, पिंजरों के द्वारा कैमरे भी लगाए जाएंगे, कैमरों की लोकेशन कुछ लोकेशन मिली? सभी जो ट्रैप केजेस लगाए जाते हैं उन्हीं के पास में लगाया जाता है कि आखिर वो आ रहा है वहाँ तक या नहीं। उसको देखने के लिए जैसे एनिमल की प्रेजेंस है या नहीं है, उसको देखने के लिए हमें जो है ट्रैप कैमरे भी लगाने पड़ते हैं। सर, क्या लगता है सफलता मिलने के चांस क्या लगता है कि सर किस तरह से सफलता मिल पाएगी? वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि ये मूव करते रहती है, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन भी चेंज करती रहती है। चूंकि पिंजरे की लोकेशन हमने जो फिक्स कर दी और जहाँ पे ज्यादा संभावना होती वहाँ पे लगा दिया, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ है, अगर मूव कर गई दूसरी तरफ तो या तेंदुआ है तो मूव करता है 5 से 8 किलोमीटर तक आराम से मूव कर जाता है इधर से उधर। तो अगर मूव कर गया तो फिर वो हो सकता है ना मिले और कई दिन तक इंतजार करना पड़े, फिर वापस आएगा, क्योंकि मूव करता रहता है तो लौट घूम के फिर वहीं पे टेरिटरी में आता ही आता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर इंदौर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं जो है उसके बारे में जानकारी ली गई, साथ ही उन समस्याओं के निदान के लिए योजना भी बनाई गई। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने वेस्टर्न जोन की जो आज कॉन्फ्रेंस 2 दिन की रखी है, जिसका अभी हमने शुरुआत किया है। ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों में जैसे गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं होंगी तो गोवा की अलग हैं, मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी की अलग है। तो उन समस्याओं को निदान करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज की जो स्कीम बनी है उनके तहत इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, गरीब लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को जो उनके अधिकार हैं उनको कैसे दिलाया जाए, उसके लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की क्या भूमिका होगी, ये सब यहाँ पर इसमें मंथन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कुछ ऐसे पॉलिसी कंक्लूजन्स निकलेंगे, इस पे कुछ ऐसी
यहाँ पे सहमति आएगी, जिसमें सारे प्रदेशों में उनकी लोगों की अपनी भाषा में उनकी अपनी जो लोकल समस्याएं हैं उनके निदान के लिए यहाँ से समाधान जाएगा। आप लीगल सिविल अथॉरिटी में उस इशू को न्यायपालिका के जो कर्मचारियों को आपने सेलिब्रेट बताया है और प्रत्येक आदमी को सबकी बात करें का भी काम करना चाहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यायपालिका को चाहे उसमें हमारा न्यायिक अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी है, और इसलिए मैंने जो हमारा सबसे जो अंतिम छोर का हमारा जो हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा पैरालीगल वॉलंटियर है। तो मैंने आज उन सभी को ये कहा है कि हम जैसे हॉस्पिटल में एक मरीज जब जाता है, एक बीमार व्यक्ति जाता है, तो उसका उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ कि हमारी वहाँ पर बहन नर्स, उसके साथ हमारा कोई जो टेक्नीशियन है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, कोई डॉक्टर हैं, फिर जो जैसे वो उनसे व्यवहार करके एक मरीज के साथ प्यार से बात करके उसकी आधी बीमारी को उसी वक्त जैसे उसको अनुभव होता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊंगा या मेरे प्राण बच जाएंगे, ऐसी ही भावना एक हमारे यहाँ पे न्याय के मंदिर में अगर कोई आता है तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा जो अधिकार है जिससे मुझे वंचित किया गया है वो अधिकार मुझे मिलेगा, और यहाँ पर संस्था इतनी सुदृढ़ है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करने में ये लोग सक्षम हैं, ऐसी भावना उसमें आनी चाहिए। इंदौर E20 पेट्रोल को लेकर के देश भर में कांग्रेस जो है वो आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी ने भी E20 को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी के द्वारा उठाए हुए सवालों पर अब बीजेपी सांसद तरुण चुग जो है उन्होंने हमला बोला है और राहुल गांधी को देश की तरक्की में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। कभी E20 की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं राहुल जी, देश की तरक्की की बात जहां भी होती है आप राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं। क्या आप विदेशी मुद्रा बचे, देश तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, देश तरक्की करे, देश के किसानों के पास अभी तक कई लाख करोड़ रुपया पहुंचा है, नए नए अवसर बने, किसानों की आय के नए नए रास्ते खुले हैं और प्रदूषण घट रहा है। लेकिन देश की हर पहल पर, देश की हर तरक्की पर आप नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है। माना आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है, लेकिन अपने नौसिखियापन का बौद्धिक देश को बदनाम करने में मत लगाइए। माना आप एक विदेशी टूल किट के तहत योजनाबद्ध देश के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, कम से कम ढंग से एक्टिंग तो कर लो, कम से कम देश को बदनाम करने के षड्यंत्रों में शामिल तो ना हो। राहुल गांधी जी, राजनीति के लिए देश को बदनाम मत करिए, देश को बदनाम मत करिए, देश के खिलाफ काम करना बंद करिए, देश को बदनाम करने की सोच बंद करिए। राहुल गांधी जी, राजनीति केवल देश के विकास में आज केवल रोड़े अटकाने का आपका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। झारखंड में जेपीएससी छात्रों का आंदोलन जारी है और इस बीच देश के अलग अलग राज्यों से लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें तो उन्होंने जेपीएससी छात्रों को लेकर के भी जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि सरकार से बातचीत चल रही है और छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, ये बात अच्छी है कि बातचीत शुरू हुई है सरकार में और स्टूडेंट्स में, पर जो उनकी मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द एक निर्णय लेना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और उनकी युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सबसे ऊपर रखकर करना चाहिए। लगातार मैं यही कह रही हूं, देश की जो युवा शक्ति है उसको कोई राजनीतिक खेमे में ना बांटें कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन सी विपक्ष की सरकार है। जहां भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं या प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे हैं तो उसमें एकजुट होकर हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी तरफ इसी चीज पे शशि थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के इशू को उठाया है, लेकिन कैंपेन पब्लिक के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाया जितना होना चाहिए था। ये दोनों पार्टी में के मेंबर्स हैं। राहुल गांधी जी एक इम्पोर्टेंट एलओपी भी हैं लोकसभा के, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। शशि थरूर जी एक प्रोमिनेंट
मेंबर हैं पार्लियामेंट के कांग्रेस की तरफ से, तो ये तो अंदरूनी उनका जो ओपिनियन होगा तो वो कांग्रेस में ही जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, ये बात अच्छी है कि बातचीत शुरू हुई है सरकार में और स्टूडेंट्स में, पर जो उनकी मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द एक निर्णय लेना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और उनकी युवाओं की। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे परिसीमन विधेयक की, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है और परिसीमन विधेयक को देश हित में कांग्रेस जो है वो नहीं बता रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस नेता जो हैं उन्होंने परिसीमन पर अपनी बातों को रखा है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से। वुमेन रिजर्वेशन बिल कानून का हिस्सा है। अब ये ला रहे हैं डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन को एक साथ कर करके ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन हम लोग पहले ही पास कर चुके, डिलिमिटेशन बिल लाना है उसके ऊपर हमारी घोर आपत्ति है, चूंकि हम समझते हैं कि राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। देश के अंदर एक नई बहस उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय स्टार्ट हो जाएगी और उसके गंभीर नतीजे होंगे, इसलिए ये देश हित में नहीं है। यूएस सीनेट ने सर 100% टैरिफ इंडिया और चाइना पर लगाने के लिए बात कर दी, अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो ये हम तो दादागिरी झेल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए उसे। उसकी अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है विश्व के अंदर। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से। वुमेन रिजर्वेशन बिल कानून का हिस्सा है। अब ये ला रहे हैं डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन को एक साथ कर करके ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन हम लोग पहले ही पास कर चुके, डिलिमिटेशन बिल लाना है उसके ऊपर हमारी घोर आपत्ति है, चूंकि हम समझते हैं कि राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। देश के अंदर एक नई बहस उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय स्टार्ट हो जाएगी और उसके गंभीर नतीजे होंगे, इसलिए ये देश हित में नहीं है। यूएस सीनेट ने सर 100% टैरिफ इंडिया और चाइना पर लगाने के लिए बात कर दी, अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो ये हम तो दादागिरी झेल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए उसे। उसकी अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है विश्व। आगे और बात करेंगे जेपीएससी छात्रों की, जिनकी आज सरकार के मंत्रियों से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सहित कांग्रेस और जेएमएम के कई सारे नेता जो है वो मौजूद नजर आए। और क्या कुछ वार्ता हुई, किस बात पर सहमति बनी, इसको लेकर के मीडिया के सामने आकर के खुद सुदीव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह और कांग्रेस के नेता ने जो है वो जानकारी दी है। आज इस छात्र आंदोलन के सभी स्टेक होल्डर्स से हम लोग मिलकर उनकी भावनाओं को समझना चाहते थे। इसी क्रम में आज एनएसयूआई का एक डेलीगेशन अपनी मांगों को लेकर, अपने सुझावों को लेकर हम लोगों से मिला। हम लोगों ने भी उनके सुझावों को बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया और यह प्रतिनिधिमंडल जिसकी मांगे बहुत जायज प्रतीत होती हैं, हम लोग भी यह समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक जब यह मांगे प्रेषित की जाएंगी तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख और जवाब आएगा। अब मैं चाहूंगा कि एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल के नेता अपनी बात को रखें। तो बहुत धन्यवाद सरकार को इस पहल के लिए, जितने स्टेक होल्डर्स थे, जिन लोगों की भागीदारी थी आंदोलन में, उसको चलाने में, संभालने में, दिशा देने में, उन सभी लोगों से बुला के आप मिल रहे हैं। हमने पूरा मांग पत्र इनको दिया है, तो छात्रों से बात करके उनकी मनोभावना को, उनकी भावनाओं को, उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को समझ के बनाया है और एक कॉपी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कुछ चीजों आपको कन्वे करना चाहूंगा। जो तत्काल प्रभाव से हमें चाहिए वो है 14वें जेपीएससी को तत्काल रद्द करना। अन्य जितनी भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई है, सीआईडी एसआईटी के माध्यम से टाइम बाउंड 90 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करना और कार्रवाई की सूचना कहां तक पहुंची, कौन पकड़ाया, क्या गलतियां सामने आ रही है, वो आप पब्लिश करें पब्लिक फोरम में। जेपीएससी जेएसएससी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए कि झारखंड के जो बच्चे पढ़ाई करें उन्हें मन में डर नहीं रहे कल परीक्षा लीक हो जाएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दूसरी मांग ये है हमारी बहुत मजबूती से कि वार्षिक कैलेंडर जैसे पढ़ाई का होता है वैसे ही वार्षिक कैलेंडर भर्ती परीक्षाओं का हो। तीसरी जो अपनी एक राय हम सभी ने मिलकर टीम को दिया है कि मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे एक ही बीमारी आउटसोर्सिंग। आप अगर नीट की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जिससे बात करें, किसी राज्य में अगर घपला घोटाला हो रहा है उसके पीछे कारण है आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन पेपर कौन तय करेगा, सेंटर कहाँ रहेगा, परीक्षा कौन कंडक्ट कराएगा, कौन पब्लिश करेगा, सारी चीजें एक एजेंसियों के हाथ में दे दी जाती है। अगर सरकार खुद का सिस्टम बना के एग्जाम्पल सेट करे तो मुझे लगता है कि झारखंड राज्य सबसे पहला राज्य होगा जो सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने में सफल होगा।
राजधानी रांची में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और इन्हीं सब के बीच जो सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया, उसी के तहत आज सेकंड राउंड की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बीच में जो 4 मंत्रियों का कमेटी का गठन हुआ है, उनमें से 2 मंत्री दीपिका सिंह पांडे और साथ ही साथ सुधीर कुमार सोनू जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने साफ कहा कि एक वेबसाइट जारी की गई है और उसमें जो भी जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट है वो अपने परेशानियों को उस वेबसाइट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिसका समाधान सरकार करेगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि जो बातें हो रही हैं वो सकारात्मक बातें हो रही हैं और इन्हीं सबके बीच छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से राजकीय अतिथिशाला में बैठकों का दौर चल रहा है, कल देर रात बैठक हुई, उसके बाद अब जो है दूसरे राउंड की बैठक जो है वो चल रही है और बीच में ही जो 2 मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह और सुधीर कुमार सोनू वो बाहर निकले और उन्होंने साफ कहा कि वेबसाइट के जरिए छात्र जो हैं वो अपने परेशानियों को साझा कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनकी जो बैठक है, इनकी जो बातें हैं वो सकारात्मक होती है कि नहीं, वो पॉजिटिव होती है कि नहीं और छात्रों का ये आंदोलन जारी रहता है। उसमें भी संशय है कि जो 10 अगस्त को इनका विधानसभा घेराव है, क्या ये छात्र विधानसभा घेराव को जारी रखेंगे जो 10 अगस्त को होने वाला है, या फिर बीच में कोई रास्ता निकलेगा, बीच में कोई हल निकलेगा। तमाम चीजें हैं, फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो हमारे साथ इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकुर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अंकुर, ये जो पूरी बैठक छात्रों के साथ मंत्रियों की हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आया है? चूंकि सुधीर कुमार सोनू ने कहा है कि छात्रों की जो मांग है वो जायज है और इन मांगों को जब सीएम के सामने रखा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि सीएम इसका समाधान जरूर निकालेंगे, ऐसा सुधीर कुमार सोनू की ओर से कहा गया है मीडिया को संबोधित करते हुए। क्या कुछ फिलहाल आपके पास इस पूरी बैठक को लेकर के अपडेट है? बैठक जो दूसरी बैठक हुई, दूसरे दिन दूसरी बैठक हुई और जो 4 मंत्रियों के साथ 10 छात्रों की बैठक हुई और उस बैठक के दौरान जिस तरीके से 2 मंत्री यानी कि दीपिका पांडे सिंह और सुधीर कुमार सोनू जो हैं वो बाहर निकले, राजकीय अतिथिशाला के बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि छात्रों की बात सुनी जा रही है और उनके जो भी मांग है वो जायज मांग है, लेकिन अभी फिलहाल कौन कौन सी मांग उनकी पूरी होगी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन उन्होंने कहा, सुधीर कुमार सोनू जो कि मंत्री है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इनका निष्कर्ष जो है निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक वेबसाइट जारी की जा रही है, इस वेबसाइट के जरिए जो भी जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र हैं वो अपनी समस्याओं को वेबसाइट में साझा कर सकते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में वेबसाइट में सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब सरकार तुरंत देगी। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं उसे लेकर के सरकार जो है वो अब किसी तरह से आपको समाप्त करना चाहती है, इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि देखिए ये पूरा आंदोलन जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पूरे बात करें तो पूरे देश भर से जिस तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, छात्र पहुंच रहे हैं और समर्थन करते नजर आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक कह सकते हैं कि एक बड़ा विकराल रूप ले लिया गया है। काफी संख्या में छात्र हैं वो एकजुट हो रहे हैं, प्रतिदिन वहां पर लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं और कह सकते हैं कि सरकार जो है वो अब बातचीत कर रही है। लगातार दूसरे दिन जो बातचीत हुई है उसमें सकारात्मक बातें हुई हैं। हालांकि जो जेपीएससी के छात्र हैं वो जब वार्तालाप करके बाहर निकले तो वो मीडिया से कुछ ज्यादा बातचीत उन्होंने नहीं की। उनका साफ कहना है कि अभी फिलहाल बातचीत चल रही है और बहुत जल्द एक निष्कर्ष निकलेगा, एक सकारात्मक बात जब पूरी हो जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकार जिस तरीके से उनकी बातों को मानेंगे वो किस तरीके से देखा जाएगा। उन छात्रों का अभी फिलहाल यही कहना है, अभी थोड़ा इंतजार बाकी है। जब तीसरी बार बैठक होगी रेखा तब ये तय हो पाएगा कि आखिर यह वार्ता जो है वो सफल होती है या फिर छात्रों का आंदोलन जारी रहता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो 10 अगस्त को जो विधानसभा घेराव है, विधानसभा घेराव में भी अभी फिलहाल ये क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा मार्च होगा 10 अगस्त को वो एक ऐतिहासिक विधानसभा मार्च होगा और उस दिन आपको बता दें कि उस दिन लाखों की संख्या में छात्र पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो 10 अगस्त को आपने विधानसभा मार्च के बारे में बताया, तो क्या ये मार्च
अब भी छात्र निकालेंगे? चूंकि बैठकें हो रही है, नेताओं की ओर से आश्वासन मिल रहा है, तो क्या अगर सहमति बन जाती है, बात बन जाती है, तो छात्रों का जो अनशन है क्या वो भी समाप्त हो जाएगा? और ये जो विधानसभा मार्च की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या इस मार्च की जरूरत पड़ेगी अगर बात और सहमति बन जाती है तो? बिल्कुल, देखिए इसी बात पर संशय बना हुआ है कि आखिर 10 अगस्त को जो विधानसभा मार्च है इन छात्रों का, उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार का भी ये प्रयास है कि 10 अगस्त से पहले उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। हालांकि उनकी जो मुख्य मांगे हैं, जेपीएससी रद्द करने को लेकर, साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग जो मुख्य इनकी मांगे हैं, उस पर संशय बना हुआ है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि 10 अगस्त से पहले किसी तरह इनकी बातों को मान लेने को लेकर के, और साथ ही साथ इनकी जो मांग है उसे जो है पटल पर रखने को लेकर के जो है सरकार पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी बैठकों का दौर चल रहा है और बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर छात्रों का जो आंदोलन है वो सफल रहा या फिर सरकार भी अपने जिद में है और छात्र भी अपने जिद में है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में भले ही सुदीप कुमार सोनू ने साफ कहा कि एक सकारात्मक बात हुई है, लेकिन छात्रों का कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी बात नहीं हुई है और कोई भी जिस तरीके से सकारात्मक बात की बात कर रहे हैं सरकार, उस तरीके से छात्र खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बहुत जल्द इस बातचीत का कुछ निष्कर्ष जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार देखिए आप देख रहे होंगे कि लगातार छात्र अनशन पर है और इन छात्रों की तबीयत भी खराब हो रही है, अस्पताल जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। तो सरकार जो है इस चीज को लेकर के अब कहीं ना कहीं लगातार इस चीजों को देख रही है और लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी रेखा कि सरकार द्वारा कब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है एक निष्कर्ष तक सरकार पहुंचती है। लेकिन फिलहाल अभी छात्रों का साफ कहना है कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। बहुत जल्द जब सरकार और उनके बीच में जब बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को भी लगेगा कि तमाम जो बातें हुई है वो अब जब बात हो चुकी है तो अब छात्रों में खुशी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो छात्रों के हित को लेकर के अब सरकार पहल करती नजर आ रही है। मंत्रियों के जो समूह हैं उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की है। तीसरे टर्म की वार्ता भी होने वाली है, हालांकि कब होगी ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले एक अपडेट और दर्शकों को दे दें कि 10 अगस्त को जो छात्रों की ओर से विधानसभा मार्च किया जाने वाला था उस पर भी संशय बना हुआ है। अगर सरकार के साथ सहमति बातों को लेकर के बन जाती है तो शायद वो 10 मार्च का जो विधानसभा मार्च था वो भी छात्रों को रद्द करना पड़ सकता है अगर सहमति बन गई तो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कांवड़ यात्रा जो है वो निकाला गया। इस दौरान कांवड़ियों के ऊपर फूलों से वर्षा की गई। योगी आदित्यनाथ ने भी कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश की और साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।